ओके मैम। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर आपको कोई नई डीपीपी मतलब डीएनएफ लोग की मिलेगी, बट आप ये लगा के चलो इस पूरे हफ्ते आपको डीएनएफ लोग पूरा अपनी साइड से खत्म कर लेना है, ठीक है, संडे तक, क्योंकि इस हफ्ते आपका केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं है ना, तो आपको संडे को डीएनएफ लोग खत्म कर लेना है। जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को शेयर करूंगी, काफी सारे तो मैंने क्लास में करवा दिए, ठीक है, जो मैं शेयर करूंगी ना वो आप लोगों को फिर उसमें करने हैं। टारगेट बना के चलो, टारगेट दे दो खुद को कि संडे को आप लोगों को डीएनएफ लोग अच्छे से कंप्लीट करना है पीवाईक्यूज के साथ। पीवाईक्यूज वैसे तो आपकी रिसोर्स शीट में है, बट आई विल शेयर 2023 और 2024 वाले आप लोग करेंगे, ठीक है, और ताकि आप ये अच्छे से कंप्लीट करके अपना जो है फिर आगे की जो डीपीपीज मिलेंगी कोऑर्डिनेशन की वो फोकस करो आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको सबको कह रही हूँ जो बच्चे मेरे अंडर हैं जिनके जिनकी मैं मेंटर हूँ, मैं सबको यही बोल रही हूँ, प्लीज आप लोग एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, सॉरी एनसीईआरटी पे तो करो, प्लस अपना ग्रेड 12 पे फोकस कीजिए। ग्रेड 11 अभी नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर सही आ रहा है, आपका 12th सही जा रहा है, तो आप 11th कर सकते हो। जिन जिन बच्चों को मैंने 11th बोल रखा है वो कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को मैंने बोला है सिर्फ आपको ग्रेड 12 ही करना है, तो प्लीज आप ग्रेड 12 पे ही फोकस करेंगे। और आप इस तरीके से अपना टाइम निकालिए कि जो चल रहा है वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन जो पीछे हो गया वो कैसे रिवाइज करोगे, क्योंकि बेटा कोऑर्डिनेशन के बाद आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। और बेटा ऑर्गेनिक में मैंने बहुत बच्चों को हिलते हुए देखा है, तो मैं नहीं चाहती हूँ वो चीज आप लोगों के साथ हो, इसलिए जीओसी आप लोगों को आना चाहिए ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लेक्चर शायद डाल रखे हैं ना जीओसी के, ग्रेड 11 वाले है ना प्रिपरेशन प्लान में, है ना, डाले हुए हैं ना, ठीक है। यस फ्लोशीट में। ठीक है, देख लेना, अगर नहीं की हो तो मुझे बता देना। बाकी अभी फिलहाल अभी तो कोऑर्डिनेशन चलेगा अपना, 8 लेक्चर का कोऑर्डिनेशन है, तो 2 हफ्ते अपना वही चलेगा, ठीक है। तो यस, थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ेगा भाई आप लोगों को टाइम। चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, आज अपन ये कंप्लीट कर लेंगे KMnO4 और K2Cr2O7 वाले कंपाउंड्स, है ना। लेंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आज आप लोगों को बता दूंगी, एंड वी विल डू क्वेश्चन सॉल्विंग एज वेल, ठीक है। आप मुझे जल्दी से 2 क्वेश्चन करके दिखा दीजिए ताकि मैं फिर आगे चलूं। चलिए फटाफट करके दिखाइए। और प्लीज आप डीपीपी थोड़ा ईमानदारी से करो, मैं देख रही हूँ काफी बच्चे डीपीपी खुद से नहीं कर रहे हैं, आंसर की में से दे रहे हैं मेरे को करके, वो ये नहीं होना चाहिए अगर आप लोग कर रहे हो तो, ठीक है। और आपको क्लास का टाइमिंग पता होना चाहिए, 6:15 है, 6:15 का मतलब 6:15 मुझे क्लास में चाहिए हो। गुरविंदर आ गया मैम। और दिव्या, दिव्या है? यस मैम। अच्छा, दोनों दिव्या हैं, वेरी गुड, ठीक है। क्या होगा फर्स्ट का आंसर बताओ मेरे को। मैम फर्स्ट का सी। मैम फर्स्ट का सी। फर्स्ट का सी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मैग्नेट एंड पर मैग्नेट दोनों ही क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं, राइट। In magnet and permagnetans, the pi bonding takes place by overlapping of p orbital of oxygen and d orbital of magnesium, बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा था p pi d pi बॉन्डिंग होती है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि दोनों ही पैरामैग्नेटिक होते हैं क्या, नहीं, जो आपका मैग्नेट है और पर मैग्नेट आपका MnO4 नेगेटिव है और मैग्नेट है MnO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेकंड, MnO4 2 नेगेटिव में क्या होता है, Mn बताओ भाई, D1 कॉन्फ़िगरेशन का होता है, तो पैरामैग्नेटिक होता है, बट यहाँ पे Mn+7 में होता है D0, तो ये डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है।
तो ये गलत है, तो इसका आंसर यही आएगा। आगे देखिए, मैग्नेटाइन इज ग्रीन इन कलर, बिल्कुल ठीक है, ये ग्रीन इन कलर होता है, और ये क्या होता है, डार्क पर्पल कलर होता है। क्लियर है? अब ये ज्यादा दिमाग मत लगा लेना, मैम डार्क पर्पल इसने तो यहाँ पर्पल दिया हुआ है तो पक्का गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, रविंदर आप बताओ, रविंदर जी। नहीं पता मैम। हाँ जी बेटा, क्या हुआ रविंदर? मैम पता नहीं। पता नहीं चल रहा? नहीं। क्यों, क्लास नहीं अटेंड की थी तुमने? हरमीत आप बताओ। ए ऑप्शन मैम। ए ऑप्शन पक्का लॉक कर दिया जाए? हाँ जी मैम। क्या बताया था मैंने इसमें, बताओगी थोड़ा? बताओ बताओ, बिल्कुल सही बताया तुमने, बताओ क्या पढ़ाया था मैंने, अब बोल दो हरमीत। ये देखो आवाज गई है, बात का जवाब नहीं दे रहे हो, जल्दी बताओ। चाटा लगाऊंगी तुम लोगों को। When XO2 is fused with an alkali metal hydroxide in presence of ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक डार्क ग्रीन कलर का कंपाउंड मिलता है जो कि एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। नहीं बताया था ये मैंने? MnO2 आप लेते हो या फ्यूजन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको क्या मिलता है, K2MnO4 मिलता है, विच इज ग्रीन इन कलर। मैंने कहा था ये एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में स्टेबल नहीं होता है, तो ये MnO4 इसमें टूटता है ये, और आपका उसमें क्या बोलता है, क्या सब और भी कुछ बना था इसके साथ, वाटर तो नहीं याद रखना। MnO2 MnO4 नेगेटिव और MnO2 बना था। ठीक है, क्योंकि ये +7 में, ये +4 में, ठीक है, सॉरी +7 में और ये +6 में, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का ये एग्जांपल था। तो बेसिकली आपसे एक्स पूछा है, तो एक्स क्या होगा तुम्हारा, MnO। मैंने कहा था ये कर लेना, फिर भी तुम लोग नहीं पढ़ते हो, मैं क्या करूं, मैं तो थक चुकी हूँ बोल बोल के तुम लोगों को। आगे बोलते हैं, मतलब आगे करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं KMnO4 की। तो मेरा बेटा अगर मैं KMnO4 की बात करूं, तुमने इसकी काफी टाइट्रेशन भी की होंगी स्कूल में, तो KMnO4 काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है इन ऑल द मीडियम्स, इन ऑल द मीडियम्स। कौन कौन से मीडियम, जैसे एसिडिक मीडियम में हो गया है ना, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है, इन सब में ही KMnO4 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। आपको ये नहीं लिखनी है अभी, रिएक्शन मत लिखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को क्या करे, रिड्यूस करे, ठीक है। और प्लीज बच्चों आप टाइम पे आओ, फिर कहोगे कि मैम ने एडमिट नहीं किया क्लास में। अगर आप लोग लेट आओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा आप लोग क्लास में एंट्री लेने की ट्राई कर रहे हो, तो प्लीज, ठीक है। यस मैम। हाँ, चलिए ठीक है। सो मतलब एक बात बताओ, आराम से करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद को रिड्यूस करेंगे, पॉइंट यही है। यानी कि अब हम देखते हैं होगा क्या, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो आज मैं पढ़ा रही हूँ इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तुम्हें जो आगे आने वाले DPPs भी मिलेंगे, तुम्हें मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द क्वेश्चन तुम्हें यहीं से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो मैं ये चैप्टर तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग करवा देना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे 8 नंबर पक्का हो जाए। मैं करवा सकती हूँ, मैं सिर्फ बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, करना ना करना फिर तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको, हम अभी रट्टा नहीं मारते हैं, पहले मैं अपने तरीके से बताती हूँ तुम्हें चीजें, देन जो है आप लोग फिर उसको देखेंगे, ठीक है। तो मेरा बेटा आप लोगों को ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज होता है, KMnO4 बेसिक मीडियम में किसमें चेंज होता है,
और KMnO4 अपने न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है? मैं क्या बोल रही हूँ? एसिडिक मीडियम की मैं बात करूंगी, ठीक है, मैं बात करूंगी न्यूट्रल मीडियम की, या फिर स्लाइटली एल्कलाइन। स्लाइटली एल्कलाइन मतलब समझ रहे हो, हल्का सा बेसिक, ठीक है, स्लाइटली। और यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम, समझ रहे? तो इसमें हमें देखना है, ठीक है। तो इसके लिए मेरा बेटा क्या है, एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है 135 बना, 135 बना एक ट्रिक है। यहाँ पे BNA क्या दिखा रहा है? मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। B स्टैंड फॉर बेसिक, N स्टैंड फॉर न्यूट्रल, और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम A स्टैंड फॉर एसिडिक मीडियम। और 135 रिप्रेजेंट कर रहा है N फैक्टर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? N फैक्टर को। कि N फैक्टर क्या होगा? N फैक्टर मैंने तुम्हें शायद सिखाया भी हुआ है थोड़ा बहुत सोल्यूशन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो देखो एसिडिक मीडियम में क्या है? N फैक्टर 5 का है। N फैक्टर 5 कब होगा? जब Mn+7 में किसमें चेंज होगा? Mn+2 में होगा। N फैक्टर कैसे निकालोगे तुम? चेंज देखो कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है। तो 7 - 2 5, तो N फैक्टर कितना हो जाएगा मेरा बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा। उसके बाद बात करते हैं हम न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम। यहाँ पे देखो N फैक्टर कितने का है? 3। तो +7 से कहाँ जाएगा ये? +4 में। तो यहाँ पे देखो जब ये +4 में जाएगा तब चेंज कितने का आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन का आएगा। बेसिक में क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ N फैक्टर, तो मतलब कि ये किस में होगा फिर? MnO4 2 नेगेटिव में। यहाँ पे बोल दूं कि 8 MnO4 में। देखना यहाँ पे Mn+6 में या +7 में, तो कितने का चेंज हुआ? 1। तो N फैक्टर क्या आ जाएगा? 1। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। अगर तुम मेरे से पूछो कि मैम ये सब में रिडक्शन हो रहा है, अगर मान लो तुम मेरे से पूछो मैम एक बार बताओ सबसे जल्दी Mn+7 जो है वो सबसे जल्दी किस में चेंज होना चाहेगा? +2 में होना चाहेगा, +4 में होना चाहेगा, या +6 में होना चाहेगा? तो आंसर इज +2। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है अपना E1 नोट, उससे कम E2 नोट, और सबसे कम क्या होता है मेरा बेटा? E3 नोट। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर तुमसे मान लो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट भी पूछ लिया जाए KMnO4 का, तुम तब भी बता सकते हो, बिकॉज इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय N फैक्टर। अगर ये किसी को नहीं पता, मैंने ऑलरेडी आपको सोल्यूशन वाले चैप्टर में बताया हुआ है। मोलर मास KMnO4 का, N फैक्टर तुम्हें पता ही चल जाएगा कि मीडियम कौन सा है। इज दैट क्लियर? तो ये आप लोगों को क्या करना है, पता होना चाहिए। लिख लिया सबने? जल्दी बताइए। यस मैम। पक्का? चलो, यस मैम। बहुत बढ़िया। तो एक बात देखो, अब बहुत ध्यान से देखना हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो ये खुद को तो रिड्यूस करेगा, है ना? और खुद को रिड्यूस किस में कर रहा है बेटा? एसिडिक मीडियम में +2 में कर रहा है। इज दैट क्लियर? अगर ये खुद को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। देख लेते हैं किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा। तो बेटा I नेगेटिव को ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। कौन? KMnO4। देखो ना -1 से 0 में जा रहा है। आपका जो ऑक्सलेट आयन होता है उसको किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है? ये CO2 में। ठीक है मेरा बेटा। आयरन +2 को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है? आयरन +3 में। मैम हमें ये पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, नहीं पता तो गया क्वेश्चन। ये ग्रीन कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है। अभी मैं बता रही हूँ किस किस को ऑक्सीडाइज करता है, अभी मैं बैलेंसिंग भी लिखवाऊंगी तुम्हें इसकी, ठीक है। सल्फाइड को किसमें चेंज करता है? सल्फर में। देखो ना, हो रहा है ना ऑक्सीडेशन। नाइट्राइट को किसमें चेंज करता है? ये नाइट्रेट में। देखो, सल्फाइड को किसमें चेंज करता है? सल्फेट में। सब में देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Sn+2 यानी कि स्टेनस को किसमें चेंज करता है? Sn+4 यानी कि स्टेनिक। देखो ध्यान से। तो KMnO4 खुद तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेगा। I नेगेटिव I2, ऑक्सलेट को CO2 में, फेरस को, इसको बोलते हैं फेरस, फेरस को फेरिक में, ठीक है, सल्फाइड को सल्फर में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, सल्फाइड को सल्फेट में, स्टेनस को स्टेनिक में, मतलब Sn+2 को Sn+4 में।
ठीक है, आई होप ये नया नहीं है, स्कूल में हो गया ना चैप्टर तुम लोगों का, यस मैम। कुछ तो पढ़ा होगा, ये ऐसा तो नहीं है ना स्कूल में, चलो नहीं भी पढ़ा फिर भी कोई बात नहीं, बट आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ आना चाहिए। एक बार लिख लो कि इनको वो क्या करता है मेरा बेटा, ऑक्सीडाइज करता है। और एक की मैं आपको बैलेंसिंग बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट, जल्दी से लिख लो। शाबाश, प्रतीक लिख लिया है क्या? महकदीप, महकदीप आई है? यस मैम। महकदीप, ओके यस मैम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखो मैं इसका एक आपको बैलेंसिंग करके दिखा देती हूँ क्योंकि बैलेंसिंग तो चाहिए होगी। देखो मैं आयरन वाला एग्जांपल ले लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रिडक्शन वाला लिख देती हूँ, है ना, रिडक्शन हो रहा है इसका, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, आयरन +2 से आयरन +3 में। ठीक है, वैसे ना यहाँ से जो सवाल कई बार बनता है ना वो रिडॉक्स रिएक्शन का भी बनता है। तो आपको अगर कुछ मान लो क्वेश्चन मिले और वो आपको लगे आपने नहीं पढ़ा हुआ तो समझ जाना वो आपके रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर से पूछा हुआ है, क्योंकि उसमें आपको बैलेंसिंग ही सिखाई जाती है, राइट। चलिए देखिए, तो एक बात बताओ मेरा बेटा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, बोलो। यस मैम। यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन चेंज को बराबर दिखाना पड़ता है, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखो इधर कर दिया, अब ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, MnO4 नेगेटिव 5 मोल ऑफ Fe+2 gives Mn+2 प्लस 5 मोल ऑफ Fe+3। बोलो इसके बाद हमारा क्या काम होता है, इसके बाद हम ऑक्सीजन बैलेंस करते थे, अगर तुमने रिडॉक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो। यहाँ पे बेटा 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने वाटर मॉलिक्यूल लगा दो, यानी कि 4 वाटर मॉलिक्यूल तुमने लगा दिए। ठीक है, अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करने पड़ेंगे बिकॉज एसिडिक मीडियम है। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो जितने हाइड्रोजन की कमी है उतना क्या लगा दो, दूसरी साइड पे H+ लगा दो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, एक और करवा देती हूँ मैं, एक और करवा देती हूँ। MnO4 नेगेटिव तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn+2 में ही जाएगा। इसके बाद देखो एक और करा देती हूँ, I नेगेटिव से I2 में जा रहा है। एक सेकेंड हर्ष, आ रही हूँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे चेक करो, I नेगेटिव I2 में जा रहा है, यहाँ पे I 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले बैलेंस करिए प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1 से 0 जा रहा है, तो कितने का चेंज आ रहा है, 1, लेकिन वो 1 आयोडीन के लिए आ रहा है, अपने को 2 आयोडीन के लिए चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बोलो यस। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को बराबर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे तुम 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे तुम 2 से कर दो, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देती हूँ, चलो यहाँ कर देती हूँ। देखना क्या बनेगा, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन 2 Mn+2। ठीक है, बोलो यस। यहाँ पे क्या होगा, 2I नेगेटिव I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी 2 MnO4 नेगेटिव 2I नेगेटिव gives I2 प्लस 2 Mn+2। ठीक है, अब क्या करोगे तुम, अब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। मैम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। कितने करूं, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 8 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दूं, यस मैम। और यहाँ पे 16 H+ लगा दो, तो ये तुम्हारी क्या बन जाएगी, फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। हाँ हर्षब आप बोलो, क्या कह रहे थे। मैम जी ये पूछना था, MnO4 के बाद इसमें 5 इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए? देखो यहाँ पे Mn+7 में था, ठीक है, +7 से +2 कितने का चेंज आया, 5 इलेक्ट्रॉन का आएगा ना, बोलो। यस मैम, ओके। तभी आया यहाँ पे 5, क्योंकि रिडक्शन हुआ है। ठीक है, हो गया। इस तरीके से आप बैलेंसिंग करते हो, मैंने सिर्फ 2 बता दिए, मेन आप इसको अपने रिडॉक्स में ही पढ़ते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है,
मैं आपको एनसीईआरटी वाली रिएक्शन बेसिकली पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम न्यूट्रल में ये दिखा रखा है। एसिडिक मीडियम में MnO4 चेंज हो रहा है, देखो Mn+2 में देख रहे हो। बेसिक मीडियम में +7 से +6 में जा रहा है, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ। और यहाँ पे +7 से +4 में जा रहा है, तो तुम्हें अलग से इनको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बात जम गई तुम लोगों को, तो बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो देखो। यस मैम। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में ये देखिए, देखो एनसीईआरटी में ना डायरेक्ट बैलेंस करके रिएक्शंस लिखी हुई है, तो बैलेंसिंग चाहिए होगी हमें। ठीक है, बैलेंसिंग। मैम हाँ जी बेटा। मैम पीछे भी I10 नहीं आएंगे? मैंने कितने लिखे? 2 ही लिखे हैं। अरे 10। ठीक है, और देख लो, और तो नहीं गड़बड़ हुई? नहीं, यहाँ पे भी 5I2 कर लो। यस मैम। अब ठीक है ना? चलो यस मैम। ठीक है। सो बैलेंसिंग हमें चाहिए होगी। जैसे देखो इन्होंने बैलेंसिंग करके लिखा हुआ है, जो भी मैंने तुम्हें सिखाया इन्होंने डायरेक्ट बैलेंसिंग करके दिखा दी। तो आपको मेन क्या पता होना चाहिए, बैलेंसिंग भी आनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि Fe+2 किस में चेंज होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट किस में चेंज होगा। यहाँ पे देखो आयोडाइड किस में चेंज हो रहा है, आयोडीन में चेंज हो रहा है। सल्फाइड किस में चेंज हो रहा है, सल्फर में। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। यस मैम। चलिए, उसके बाद और कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे जो एनसीईआरटी में भी गिवन है। ये मैंने अभी तुम्हें बताया कि ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज होगा CO2 में। ऑक्सैलिक एसिड बेटा ये होता है, देखो दिस इज योर ऑक्सैलिक एसिड। अगर मैं इनके दोनों H+ हटा दूंगी तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। ठीक है, तो जो अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि ऑक्सलेट से बेसिकली CO2 में चेंज होता है, ये वाला देखो, ये वाला। तो ये वाली रिएक्शन बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर पे अगर आप करोगे तो स्लो होगी। अगर आप चाहते हो कि ये रिएक्शन फास्ट हो तो आप क्या करते हो, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते हो, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है ना। और इसमें बेटा जो ये Mn+2 प्रोड्यूस होता है ना, ये Mn+2 बड़े काम का है, क्योंकि ये खुद ही ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। मतलब जैसे जैसे ये बनता जाता है ना, ये रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सलेट जब CO2 में चेंज हो रहा है तो वहां पे Mn+2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो वो ऑटो कैटलिस्ट की तरह क्या कर रहा है मेरा बेटा, बिहेव कर रहा है। ठीक है जी। यस मैम। इसके अलावा ये क्या है तुम्हारा, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड एसिड में चेंज होता है। नहीं पढ़ा है इसको, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लो ना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया। अभी ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अगर तुमने Cl नेगेटिव लिया, Br नेगेटिव लिया, I नेगेटिव लिया, तो वो सब किस में चेंज हो जाएंगे, X2 में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो तुमने पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ कराई, तो वो किस में चेंज हो जाएगा मेरा बेटा, O2 में चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे -1 में है परऑक्साइड में, देखो इधर, यहाँ पे -1 में है, देखो इधर, और यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन भी क्या है मेरा बेटा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल एक एक लाइन नहीं लिखनी थ्योरी वाली, जस्ट राइट द रिएक्शन और खत्म कहानी। ठीक है, जो मेन चीज है, जैसे ये वाली रिएक्शन, ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो कि ऑक्सैलिक एसिड से CO2 में जाओगे तो वो रिएक्शन स्लो होती है, तो हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे उसका, और जो Mn+2 प्रोड्यूस हो रहा है वो कैटलिस्ट की तरह ही बिहेव करता है, वो कैटलाइज करने में हेल्प करता है रिएक्शन। लिख लिया मेरा बेटा? लिखा? यस यस मैम। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही के लिए दी हुई है रिएक्शन, एक तो एसिडिक मीडियम वाली तुम्हें पता होना चाहिए, और ये वाली। तो इसमें क्या होता है,
आपको पता है MnO4 नेगेटिव किस में चेंज होता है, याद करो 135 बना है ना, तो यहाँ पे MnO2 में चेंज होगा। देखो यस मैम। तो ये खुद तो देखो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, मतलब दूसरों को क्या करने वाला है, फिर ये ऑक्सीडाइज करने वाला है। अब किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा, आइए तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे आई नेगेटिव की। अब देखो वहां पे क्या हो रहा था, एसिडिक मीडियम में मेरा बेटा आई नेगेटिव किस में जा रहा था, I2 में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आई नेगेटिव बेटा आयोडेट में जा रहा है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें क्या होता है, हमें हमेशा ये रटा हुआ होता है कि भाई साहब आयोडाइड आयोडीन में जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जब बात आती है न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम की, तो वहां पे आपका आई नेगेटिव किस में चेंज होता है, आयोडेट में चेंज होता है। इज दैट क्लियर? H2O3 किस में चेंज होता है, थायोसल्फेट, ये होता है सल्फेट में चेंज, ठीक है। और Mn+2 MnO2 में होता है, मतलब मैग्नस साल्ट अगर आप ले रहे हो कोई सॉल्ट जिसमें Mn+2 में है तो MnO2 में चेंज हो जाता है। हाँ, आपको वो ऐसे नहीं पूछेंगे कि चलो बताओ कौन कौन से हैं जो किस में चेंज हो गए, नहीं, वो आपको पूरा लिख के देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना, आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए ये वाला लिख लीजिए फटाफट, फिर मैं आगे चलती हूँ बेटा। ठीक है, देखो ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है रिएक्शन। अब देखो मैं कभी भी आप लोगों को नहीं बोलूंगी कि इनऑर्गेनिक के लिए नोट्स बना लो। अगर आपको लगता है कि इनऑर्गेनिक के लिए हम लोग अगर एनसीईआरटी में हाईलाइट कर सकते हैं और मैम जो इम्पोर्टेंट बताती है वो हम लिख लेंगे तो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मत बनाओ, ठीक है। डीएनएफ लोग के लिए मत बनाओ, पी लोग के लिए मत बनाओ, बट हाँ कोऑर्डिनेशन के लिए बना लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है उसमें, राइट। लेकिन बाकी सब चैप्टर्स के लिए नोट्स बनाने हैं तुम लोगों को, ये दो तुम्हारे पास ऑप्शन है, बनाना है बनाओ, डीएनएफ लोग पी लोग के नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे देखो न्यूट्रल और फेंटली मतलब स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में आई नेगेटिव किस में चेंज हो रहा है मेरा बेटा, आयोडेट। यहाँ पे बेसिक मीडियम है, इसीलिए सॉरी बेसिक मीडियम कह रही हूँ, स्लाइटली अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम है, तभी यहाँ पे वाटर दिया हुआ है। थायोसल्फेट किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा, सल्फेट में हो रहा है। देखो मैग्नेस साल्ट किस में हो रहा है, MnO2 में हो रहा है। ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ भाई स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में जो मैग्नेस साल्ट है वो MnO2 में चेंज होता है, बताओ कौन सा कैटलिस्ट इसमें यूज करते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना जिंक सल्फेट यूज कर सकते हो या जिंक ऑक्साइड यूज कर सकते हो, ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही क्या करते हैं, रिएक्शन को कैटेलाइज करने में हेल्प करते हैं, फास्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एनसीईआरटी में एक नोट दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्कूल में बेटा पोटेशियम परमैंगनेट की टाइट्रेशंस की हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे आप डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हो। अगर किसी ने स्कूल में पढ़ी है तो, मतलब स्कूल में करवाएंगे ये आपको, प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा आपसे, और ये पूछा जाएगा कि आप डाइल्यूट H2SO4 ही क्यों यूज करते हो परमैंगनेट टाइट्रेशंस में। तो वो इसलिए यूज करते हैं मेरा बेटा, पढ़ी है क्या किसी ने टाइट्रेशंस? भाई क्या करवा रहे हैं तुम्हारे स्कूल वाले, ये तो 11th में ही करवा दिया जाता है, फिर तो तुम्हें यही नहीं पता होगा टाइट्रेशन भी क्या होती है। बेसिकली ब्यूरेट सुना है, ब्यूरेट सुना है आप लोगों ने, ब्यूरेट? यस मैम। यस मैम। तो बेसिकली जब आपको किसी की अननोन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता लगाना होता है तब आप टाइट्रेशन की हेल्प से पता लगाते हो। एक आपका ब्यूरेट में होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें जनरली पता होती है, और एक आपके फॉनिकल फ्लास्क में होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता लगानी होती है, ठीक है। तो जब ये वाले टाइट्रेशन आप करते हो तो वहां पे आप HCl यूज नहीं करते हो, डाइल्यूट H2SO4 ही यूज करते हो। होता क्या है मेरा बेटा, क्योंकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो HCl के साथ रिएक्ट करके इसको किस में चेंज कर देता है, Cl2 में चेंज कर देता है। तो अब ये HCl तो रहा ही नहीं, तो वो किस में बदलता जा रहा है, Cl2 में। तो अगर ये HCl रहा ही नहीं और Cl2 में चेंज होता जा रहा है तो आपको क्या रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी मिलेंगे क्या, जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। दैट इज व्हाई हम HCl यूज नहीं करते हैं परमैंगनेट वाली टाइट्रेशन में,
ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एक बार जेई में सवाल भी आ चुका है, दूसरी बार भी आ सकता है। ठीक है, तो इन इंपॉर्टेंट नोट को अपनी एनसीईआरटी में प्लीज हाईलाइट कर दीजिए। बेटा ये चैप्टर ही ऐसा, आपको ये चीजें वो होती है ना कि अगर तुमने इसको नहीं पढ़ा ना, टाइमली रिवाइज नहीं किया तो भूल जाओगे। ये ऐसी चीजें है बेटा। देखो क्वेश्चन ऐसा आता है, ये देखो मैंने एक 2024 का सवाल लिया है, ऐसे ही तुम्हें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे आज की डीपीपी में, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। आइए पढ़िए, यहाँ पे क्या बोला है, ये रिएक्शन एक लिखी हुई है इन्होंने, ए हमें नहीं बताया इन्होंने क्या होगा। फिर वो कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट ए है ना, वो न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में ना डिसप्रोपोर्शनेट होता है, और हमें बी और सी मिलता है वाटर के साथ। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होगी इन दोनों की, वो आपको बताना है। आप समझ रहे हो, यानी कि इसने काफी सारे सवाल पूछ लिए एक ही सवाल में। सबसे पहले तो आपको इसका रिएक्शन का पता होना चाहिए। अब बताओ रविंदर क्या बनेगा ए मेरा, बताओ ए क्या बनेगा? अमनदीप आप नहीं, न्यूट्रल में मैम। नहीं ए क्या होगा मेरा बेटा? ए कोई और, मतलब इन तीनों के अलावा और हैंड रेज करो। रविंदर एक बार बेटा पेज पलट के देखो, अभी मैंने क्या करवाया था तुम्हें, या कल की क्लास वाला देखो। बस 3 बच्चों को ही पता है। यार तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या चाहते हो तुम लोग? पढ़ाई करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? क्या करना है तुम्हें? 12वीं 12वीं करनी है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। दिव्या आप बताओ बेटा। मैम KMnO4। KMnO4 है, K2MnO4? K2MnO4 मैम। हाँ चलो कोई नहीं, कुछ तो बताया। K2MnO4 अभी तो बताया, एक बार देखना। मैम सबसे पहला क्वेश्चन ये क्या है, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो फिर ध्यान से? क्या आप कान आंख सब बंद करके बैठे हो क्या क्लास में? ठीक है, और न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में आपको पता है ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, तो MnO4 नेगेटिव में और MnO2 में उठेगा। यहाँ पे +7 में है, ये +4 में। अब बताओ भाई, Mn+7 में क्या होता है? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और Mn+4 में कितने हो जाएंगे? 3। 3 मैम। तो इसके में कितना आता है? 3.8 के आसपास आता है, इसमें 0 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 4। मुश्किल था क्या क्वेश्चन? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, एनसीईआरटी बेस्ड था। ये वाला क्वेश्चन देखो, PNQ बताना आपको। PI2 है। हाँ जी बेटा, PI2 PI2 है।
ओके, और बताइए। महकदीप आप बताओ, पी क्या है? मैम डी ऑप्शन। कौन सा? सेकंड? डी। वेरी गुड, डी होगा। एसिडिक मीडियम है ना ये, देखो +7 से +2 में, तो एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव I2 में चेंज होता है, ठीक Yes, है, ma'am. तो ये तो हो ही नहीं सकते। और ये कौन सा आपका Mn+7, ओके, बेसिक मीडियम है। यहाँ पे OH नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है। अब OH नेगेटिव दिया हुआ है और यहाँ पे I नेगेटिव आयोडेट में चेंज हुआ है, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन, मतलब हल्का बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं, तो Q क्या होगा? Mn। MnO2। शाबाश, कर लोगे? यस मैम। यस मैम। आगे हम चलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट विच इज योर K2Cr2O7, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के इस तरीके से बेटा ऑरेंज कलर के, देख रहे हो आप, रेड ब्राउन रेड ऑरेंज कलर के जो होते हैं क्रिस्टल्स होते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे, जैसे हमने KMnO4 में KMnO4 की प्रिपरेशन देखी थी, ध्यान रखना, जो पहली प्रिपरेशन मैंने तुम्हें बताई थी फ्यूजन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि उस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा भर भर के आए हुए हैं, तुम आज DPP में भी देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हम ये कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें एक तो क्रोमाइट ओर के बारे में पता होना चाहिए, पत्थर जैसा तुम्हें दिख रहा है ना, ये है आपका क्रोमाइट ओर, किसका? आयरन का है, बेसिकली आयरन क्रोमाइट है, और उसका फॉर्मूला होता है ये, देख रहे हो, FeCr2O4। इसको हम क्या बोलते हैं? आयरन क्रोमाइट बोल दो या क्रोमाइट ओर बोल दो, ठीक है। तो ये अब होता क्या है यहाँ पे, देखो, सबसे पहले यहाँ पे होती, यह सब आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बस एनसीईआरटी में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम दी हुई है, वो मैं आप लोगों को समझा। देखो, सबसे पहले हम बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने से पहले हम लोग सोडियम क्रोमेट बनाएंगे, दैट इज Na2Cr O4। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? क्रोमाइट ओर के चूरे कर लेना, टुकड़े कर लेना, है ना, बिल्कुल इसको पाउडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना हमें, ठीक है। फिर इसको हमें इसका बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, फिर हमें इसको किसके साथ मिक्स करना है? सोडा ऐश और क्विकलाइम। सोडा ऐश क्या होता है? यहाँ पे आप सोडा ऐश ले लो, सोडियम कार्बोनेट होता है। और फिर क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इसमें बोला है रोस्टिंग इन रोटेटिंग फर्नेस। अब ये क्या होता है? ये होता है, देखना इधर, ये देखो एक बार, देख रहे हो, ये मैम, आपको, rotate क्या हो रहा है? हाँ जी बेटा, मैम इसमें रोटेट क्या हो रहा है? अरे नाम है इसका, ठीक है, रिवर्बेटरी फर्नेंस, उसको छोड़ दो, रोटेटिंग वर्ड को छोड़ दो, फर्नेंस, मतलब इस तरीके से यहाँ पे जो है प्रिपरेशन होती है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सोडियम बेसिकली क्रोमाइट और लिया हुआ है, यहाँ पे सोडा ऐश लिया हुआ है, ये देखो ये सोडियम क्रोमेट है, देख रहे हो, इस तरीके से जो है रिएक्शन होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको तो ये चीजें याद होनी चाहिए, तो मैंने इसलिए आपको दिखाया है ताकि आपको याद करने में आसान हो। क्या करना है तुम्हें? पत्थर का चूरा लेना है, ठीक है, और वो पत्थर क्या है? हमारा क्रोमाइट ओर है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश के साथ रिएक्ट कराना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो जब आप ये काम करोगे तो आपको तीन चीजें मिलेगी, एक तो भाई साहब CO2 इवॉल्व होगी, गैस इवॉल्व होगी, साथ ही साथ हमें यहाँ पे सोडियम क्रोमेट मिलेगा। कैसे मिलेगा? इधर देखना, इधर आओ, जो ये सोडियम है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, और आयरन हमें क्या मिल जाएगा? फेरिक ऑक्साइड मिल जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे बेसिकली मिलने वाला है, समझ गए? पत्थर के चूरे को सोडा ऐश के साथ ट्रीट कराना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हमें क्या मिलेगा? सोडियम क्रोमेट मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड और CO2 गैस मिलेगी। ध्यान रखना, जो ये फेरिक ऑक्साइड होता है ये इनसोल्युबल होता है, इनसोल्युबल होता है पानी में, और ये होता है सोल्युबल, ठीक है जी। मैम ये क्यों बता रहे हो? काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है, ठीक है। बोलो, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ कि ये सोल्युबल है इनसोल्युबल, आप उसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा मेरा बेटा? यहाँ पे अब तुमने क्या किया? बेसिकली अब तुम्हारे बीकर में क्या है? सोडियम क्रोमेट भी है, और क्या है मेरा बेटा?
Fe2O3 भी है। अब तुमने क्या लिया, फिल्टर पेपर लिया और उसमें बेसिकली फिल्टर आउट करने की कोशिश की। तो जो दूसरा नीचे बीकर लगाया हुआ है ये तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा फिल्ट्रेट की फॉर्म में, और ये जो है बच जाएगा रेजिड्यू की फॉर्म में। रेजिड्यू का मतलब क्या है, इसके प्रेसिपिटेट जो है उस पे ही रह जाएंगे फिल्टर पेपर पे। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ये इनसोल्युबल था। ठीक है, सो बेसिकली इसमें तुमने पानी मिलाया, थोड़ा सा शेक किया, फिल्टर पेपर के थ्रू इसको अलग कर लिया और ये फिल्टर पेपर पे रह गया। अब हमारे काम का क्या है, ये काम का है। ऑलराइट, चलिए अगर ये काम का है तो क्या होगा, अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमें क्या बनाना था, भूल मत जाना, हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना था। तो सबसे पहले हमने सोडियम क्रोमेट बनाया। अब सोडियम क्रोमेट हमारा बन गया ना, अब तुम्हें उसकी रिएक्शन करवानी है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्लियर है? जैसे ही तुम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओगे विच इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्रोमेट से किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बताओ जी। यस मैम। ठीक है, ये आगे क्या बना, सोडियम सल्फेट और वाटर, तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट। लेकिन अभी भी हम अपने मंजिल पे नहीं पहुंचे। हमारी मंजिल क्या है, हमारा गोल क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको किसके साथ ट्रीट करवा देंगे, KCl के साथ ट्रीट करवा देंगे। इसका जो सोल्यूशन बना उसको गर्म कर लेना और उसको हम KCl के साथ ट्रीट करा देंगे। तो हमें क्या होगा मेरा बेटा, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है कम सोल्यूबल होता है, तो जैसे बनेगा उसको थोड़ी देर रख देना रूम टेम्परेचर पे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो आपको उसके क्या दिखेंगे, रेड ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स दिखेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो ये रास्ता था पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने का। कैसे बनाया, थोड़ा दिमाग लगाओ, रट्टा मत मारो। मैम सबसे पहले हमने पत्थर का चूरा लिया और वो पत्थर था हमारा आयरन क्रोमाइट FeCr2O4, और पत्थर के चूरे को हमने लिया सोडियम कार्बोनेट विच इज सोडा ऐश इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो हमें उसमें तीन चीजें मिली, एक गैस मिली, एक इनसोल्युबल प्रोडक्ट मिला विच इज Fe2O3, और एक हमें मिला सोडियम क्रोमेट। हमने फिल्टर करके जो है उसको तो फेंक दिया, जो हमारा इनसोल्युबल था, हमारे काम का नहीं था। Na2CrO4 को हमने फर्दर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया तो ऑक्सीडाइज होकर सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या कराया, KCl के साथ ट्रीट कराया और हमें क्या मिल गया, फाइनली पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल गया, जो कि इनसोल्युबल मतलब थोड़ा कम सोल्युबल है। और उसको जब आप ठंडा करने के लिए रख दोगे तो बेसिकली आपको वहां पे क्या दिखेंगे, ऐसे सुंदर सुंदर रेड ऑरेंज कलर के क्रिस्टल दिखेंगे। ठीक है, यस मैम। बनी बात? ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रोमेट और डाइक्रोमेट की हमें स्ट्रक्चर देखना है। जैसे याद है मैंने पर मैग्नेट और मैग्नेट के लिए बताया था, वैसे ही हम इसके लिए भी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये क्रोमेट है आप लोगों का विच इज CrO4 2 नेगेटिव, और ये क्या है Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, यस मैम। देखो एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर बना रखा है। एक्चुअल में जो वैसे इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं वो ये होता है क्रोमेट का ये। ठीक है, बट एनसीईआरटी में ये दिया हो तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, आपको अगर दोनों आए तो ध्यान रखना एनसीईआरटी भगवान है हमारे लिए, तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है हम लोगों को। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चीज देखेंगे ये कैसा है, टेट्राहेड्रल दिख रहा है आपको? यस मैम। ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। सारे बच्चे नजर दौड़ाओ। हाँ मैम टेट्राहेड्रल देखो ना, 1 2 3 4 इस क्रोमियम का राउंड टेट्राहेड्रल है। ठीक है, उसके अलावा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे भी क्रोमियम +6 में है और यहाँ पे भी क्रोमियम +6 में है। चेक करो। यस मैम। इससे आसान आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा बेटा, इससे आसान केमिस्ट्री में कोई टॉपिक नहीं आएगा, मैं बता दे रही हूँ।
इससे आसान कोई टॉपिक आपको नहीं मिलेगा केमिस्ट्री में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी तुम्हें नहीं निकालने आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। क्रोमियम +6 का मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 0। यहाँ पे भी 0। कितने होंगे? 0। तो दोनों के दोनों ही क्या होंगे? डायमैग्नेटिक। ये भी डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? इसका भी 0 और इसका भी 0। 0। ठीक है, लेकिन बेटा इसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये कलर होता है इसका। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है आप लोगों का येलो कलर होता है। कौन सा कलर होता है? येलो कलर होता है। और इसका क्या कलर होता है? ऑरेंज कलर होता है, रेड ऑरेंज कलर। अब यहाँ पे कलर क्यों आता है? मैम इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, डीडी ट्रांजिशन की वजह से तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो कलर आता है, तो कलर आता है यहाँ पे, कलर इज ड्यू टू, याद है मैंने KMnO4 का बताया था, LMCT की वजह से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो यहाँ पे भी उसी की वजह से कलर आता है और यहाँ पे भी LMCT की वजह से ही कलर आता है। ठीक है, अच्छा। और देखो, और अगर मैं इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करूं, इधर आओ, ये x है और ये y है, तो यहाँ पे XY बराबर होगा ड्यू टू रेजोनेंस। देखिए Yes. सारे बच्चे, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, इधर देखो x है और ये वाला y, यहाँ पे देखो दो तरह की तुम्हें बॉन्ड लेंथ दिखाई देंगी, नजर दौड़ाओ इधर। अब x और y बराबर नहीं है। एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा हुआ है, जो ये वाली बॉन्ड लेंथ है वो 179 वाली, और जो ये वाली है वो क्या है? 163 पिकोमीटर है। तो मतलब बेसिकली y ज्यादा है x से। देखो इधर, और ये वाले को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं CrOCr ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड यानी कि ब्रिज बॉन्ड का मतलब 2 क्रोमियम के लिए 1 ऑक्सीजन कॉमन है। दिख रहा है आप लोगों को? इस तरीके से। और यहाँ Yes. पे ऑक्सीजन बाकी जो बचे, देखो यहाँ पे जो टर्मिनल पोजीशन पे लगे हुए हैं वो कितने हैं? 6 टर्मिनल, 6 टर्मिनल CrO बॉन्ड है। दिख रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, एक ब्रिज है, यहाँ पे 6 टर्मिनल CrO है। यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं था, यहाँ पे कोई ऐसा एक एटम नहीं था, मतलब कोई एक कॉमन एटम नहीं था जो दोनों को जोड़े रखा हुआ था, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले दोनों का स्ट्रक्चर, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मूवमेंट, कलर क्या है, कलर क्यों है, बॉन्ड लेंथ, किसमें ब्रिज बॉन्ड है किसमें नहीं है, ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए अगर तुम नंबर लेना चाहते हो तो। Okay, ma'am. सौम्या ठीक है, महकदीप, सुहानी, मनप्रीत, हरमीत, गुरविंदर, हरलीन, यस मैम। आंचल, Yes, ma'am. हर्षी, ओ हर्ष, यस मैम। दिव्या, दोनों दिव्या, दीप्ति, दीप्ति है आज क्लास में, ठीक है, नेहा, अंशिका जी, मयंक जी, Yes, ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया, डिम्पल, नवजोत, मनदीप, ठीक है, हरमनजोत, जिसका नाम नहीं लिया घबराना नहीं है, अभी आगे लूंगी, ठीक है। चलिए एक बार ये पढ़ लो तुम लोग, वैसे ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लो और देखना कि क्या समझ में आया, फिर मैं इसको समझाती हूँ। Done, ma'am. सबसे पहले आपको बोला है ध्यान से सुनते जाओ, कहानी की तरह सुन लो।
सोडियम जो डाइक्रोमेट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जैसे K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वैसे सोडियम डाइक्रोमेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जब मैं तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराऊंगी ना, तो वहां पे इसका यूज आएगा एक जगह पे, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि जो सोडियम डाइक्रोमेट है हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मतलब अगर मान लो तुम चाहते हो कि सोडियम डाइक्रोमेट का वेट करोगे, तो वो एग्जैक्ट वेट नहीं आएगा, क्योंकि उसने कुछ क्या कर लिया है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है। उसका करेक्ट वो कुछ करेक्ट, अरे अभी तो मैंने बताया नहीं, अभी कॉम्प्लेक्स होगी है, अभी कॉम्प्लेक्स हो गई। तो इसीलिए हम इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड में नहीं करते। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है बेटा, प्राइमरी स्टैंडर्ड वो सॉल्यूशन होती है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसकी हमारा वेट जो है वो सही नहीं आएगा। जब आप वे करने जाओगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, वो सही नहीं होगी, ठीक है, चेंज हो सकती है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, वो नहीं करता है वाटर एब्जॉर्ब, तो उसको हम यूज करते हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कि जो डाइक्रोमेट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, हमें पता ही है, लेकिन ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में बिहेव करता है, जबकि KMnO4 हर मीडियम में कर रहा था, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, ठीक है। तो जैसे जैसे H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता जाएगा, है ना। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ही यूज करते हैं। बाकी को क्यों नहीं करते, रीजन वही है, अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लोगे तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, भाई पानी कोई चुरा लेगा वो, है ना। अगर आप डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड HNO3 ले लेते हो, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से ज्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो उसको भी हम यूज नहीं करते हैं। HCl HBr HI लेते हो तो ये क्या करेंगे, Cl नेगेटिव Cl2 में चेंज हो जाएगा, Br नेगेटिव Br2 में, जो भी वहां पे कहानी बताई थी, ठीक है। टेंशन मत लो, हालांकि ये तुमसे पूछेंगे नहीं, जो सिर्फ NCERT में लिखा हुआ है तुम उतना पढ़ लेना, ठीक है। ओके मैम। यस मैम, यस मैम। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट पे। ओके, तो हीटिंग इफेक्ट में क्या है, जैसे मैंने KMnO4 का बताया था, तो यहाँ पे भी है। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हो बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो पोटेशियम क्रोमेट मिलने वाला है, एक मिलने वाला आपको Cr2O3 विच इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, और आपको यहाँ पे मिलने वाला है O2 गैस। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको करनी है, नोट सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बार आप लोगों को रीड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे मतलब मान लो अगर आप चाहते हो कि, ध्यान से सुनना, क्रोमेट से अगर आप डाइक्रोमेट बनाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन जाए, फिर लेकिन आप कहते हो कि मैम डाइक्रोमेट से भी क्रोमेट बनाना चाहते हैं हम, अगर मान लो आप ये दोनों काम करने चाहते हो, तो होगा क्या, अगर आपके पास क्रोमेट है और आप डाइक्रोमेट बनाना चाहते हो, तो मीडियम को कैसा कर दो, एसिडिक कर दो। मतलब मीडियम को एसिडिक करने का क्या मतलब है, pH कम कर दो, यानी कि उसमें थोड़ा H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दो। गेटिंग माय पॉइंट। तो वो डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो डाइक्रोमेट से वापस क्रोमेट में आए, तो तुम क्या कर दो, pH को थोड़ा सा बढ़ा दो, यानी कि बेसिक मीडियम कर दो, थोड़ा सा बेसिक सॉल्यूशन वहां पे ऐड कर दो, तो ये आपस में क्या होंगे, इंटर कन्वर्टिबल हो सकते हैं। तो वो वही ये बोल रहे हैं, द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टिबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग की pH क्या है। अगर pH बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भाई साहब वो क्रोमेट में चला जाएगा, अगर pH कम हो जाएगा तो वो डाइक्रोमेट में चला जाएगा। और ये करने पे, यहाँ पे देखो, ये करते वक्त ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्रोमियम की, और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमेट और डाइक्रोमेट में चेंज नहीं होगी, नहीं हो, सेम रहेंगी। ठीक है, बोलो। मैम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज क्यों नहीं हो रही मैम, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे तो वो Cr है मैम, वहाँ पे वो Cr2 में जा रहा है, मॉलिक्यूल्स जब चेंज हो रहे हैं वो क्यों नहीं चेंज हो अरे रहे। मेरा बेटा, निकालना है यहाँ पे, x - 8 = -2, कितना आया, +6 आ रहा है, यहाँ पे Yes. कितना आ रहा है,
ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपके रिएक्शंस दी हुई है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस दी हुई है आपकी, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन दी हुई है पोटेशियम डाइक्रोमेट की, क्योंकि एसिडिक मीडियम में वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, Cr2O7 2 नेगेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद को तो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज, तो ये खुद को रिड्यूस करके किसमें चला जाता है, क्रोमियम +3। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया है। ठीक है, अब बाकियों को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, जैसे Fe+2 को किसमें चेंज करेगा, Fe+3 में। इसकी मैं एक आपको बैलेंसिंग भी सिखा देती हूँ। देखो मेरा बेटा, अब यहाँ पे देखो मेरा बेटा, n फैक्टर कितने का होगा, +6 से +3 में जा रहा है, कितने का चेंज हो रहा है, 3 का। 3 का। तो जो 1 क्रोमियम के लिए हो रहा है, तुम्हारे पास कितने हैं, 2। 2 कितने का होगा यहाँ पे, 6 का। अगर 6 का होगा तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, ताकि बराबर हो जाए। तो Cr2O7 2 नेगेटिव +6 Fe+2 gives 2 Cr+3 +6 Fe+3। बोलो यहाँ तक समझ में आया या नहीं। उसके बाद हमें वाटर ऐड करने पड़ते हैं, 7 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पे H+3 की कमी है, तो यहाँ पे 14 H+ लगा दीजिए। तो ये आपका जो होता है, इस तरीके से इसमें बैलेंसिंग देखी जाती है। देखो इधर, ठीक है, देखो इधर, ये इधर आओ, नजर दौड़ाओ एक बार, ये पढ़ना क्या लिखा हुआ है। सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन जो सोडियम डाइक्रोमेट है वो ज्यादा सोल्यूबल होता है, वो हमने देख ही लिया था, है ना, और उसको यूज भी किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करते हैं टाइट्रेशन में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोला हुआ है इन्होंने। एसिडिक सॉल्यूशन में देखो इस तरीके से बिहेव करता है, दिख रहा है सबको। आई नेगेटिव को लिखने की जरूरत नहीं है, सब पता है तुम्हें। आई नेगेटिव को I2 में चेंज करता है, सल्फाइड को सल्फर में, Sn+2 को Sn+4 में, फेरस को फेरिक में। देखो वही नहीं है जो अभी बता के आई हूं मैं, यस मैम। वही है, तुम्हें अलग से इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ये वाला टेस्ट तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये एनसीईआरटी में नहीं है मेरा बेटा, ये एनसीईआरटी में नहीं है। ये टेस्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। टेस्ट का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। टेस्ट का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, क्लोराइड आयन की डिटेक्शन के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, हमें ये पता लगाना है कि हमारे सैंपल में क्लोराइड आयन है या नहीं है, तो हम उसके लिए डिटेक्शन ये वाला टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सुन लो। इसके लिए हम लोग कोई आयनिक क्लोराइड लेते हैं, NaCl ले सकते हो, KCl ले सकते हो, कोई आयनिक क्लोराइड जिसमें बेसिकली Cl नेगेटिव की फॉर्म में हो। ठीक है, तो आपका मान लो अगर सैंपल में Cl नेगेटिव है और आप उसकी रिएक्शन कराते हो बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। ठीक है, इसमें काउंटर आयन नहीं लिया है, तो घबराना मत। एसिडिक मीडियम आप लेते हो, ध्यान रखना आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हो, तो जब आप ये करवाते हो तो आपको यहाँ पे ब्राउन कलर के वेपर्स मिलते हैं, और वो ब्राउन कलर के वेपर्स किसके होते हैं बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड के होते हैं। किसके होते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड कलर के होते हैं, रेड ब्राउन वेपर्स। ये ऊपर का जो साइन दिखाती हूँ ना, इसका मतलब वेपर्स निकल रहे हैं, और ये वाला दिखाती हूँ तो इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो रेड ब्राउन कलर के वेपर्स निकलते हैं। जब आप इन वेपर्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास कराते हो, तो जो आपका सॉल्यूशन है बेसिकली वो कौन से कलर का हो जाता है, वो येलो कलर का हो जाता है, और वो येलो कलर आता है क्रोमेट की वजह से। ठीक है, अब येलो कलर आ गया। उसके बाद कंफर्म करने के लिए कि आपके सैंपल में क्लोराइड आयन है या नहीं है, तो आप इसकी रिएक्शन करवाते हो लेड एसीटेट के साथ। ये होता है एसीटेट। ठीक है, तो यहाँ पे लेड एसीटेट, यहाँ पे लेड +2 में होता है, इसलिए मैंने 2 लिया। तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, हालांकि सिंपल आयंस की फॉर्म में लिखा हुआ है कि भाई ये लिया।
तो उसके बाद अगर हमारा क्लोराइड आयन उसमें प्रेजेंट है तो हमें येलो कलर के डार्क प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, जो कि किसकी वजह से होते हैं, लेड क्रोमेट की वजह से वो डार्क येलो प्रेसिपिटेट आते हैं। अगर हमारे ये कलर आ गया, ये प्रेसिपिटेट आ गए, तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि यस हमारे जो सैंपल मैम ने दिया है, सोल्ट दिया है, उसमें क्लोराइड आयन क्या है, प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? सबसे पहले डाइक्रोमेट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराओगे तो भाई साहब रेड ब्राउन कलर के वेपर्स निकलेंगे। जब आप उसको बेसिक सॉल्यूशन से पास करोगे, मतलब NaOH ले लो, जब आप पास करोगे तो बेसिकली होगा क्या मेरा बेटा, उसमें आपका जो सॉल्यूशन है वो येलो कलर का टर्न आउट हो जाएगा, और वो येलो कलर क्रोमेट की वजह से आया है। फिर अगर फर्दर आप उसको लेड एसीटेट के साथ ट्रीट कराते हो तो सुंदर से येलो प्रेसिपिटेट के कलर आते हैं, और वो येलो प्रेसिपिटेट किसकी वजह से आते हैं बेटा, लेड क्रोमेट। तो ये हमें पता लग जाता है कि यस हमारे दिए गए सोल्ट में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2023 में यहाँ से सवाल आया, 2024 में आया, 2025 में आया है। 3 साल से लगातार क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पे आ रहा है। अगर तुम्हें 4 नंबर चाहिए तो जितना ये चैप्टर मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ लो, बस बहुत है। और जो क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ ईमानदारी से करो, तब जाके तुम्हारे कहीं 8 नंबर बनेंगे इस चैप्टर से। लिख लो इसको। हो गया? यस मैम। चलिए अब है यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे देखो 57 के बाद डायरेक्ट 72 है, 89 के बाद 104 है, बाकी के 14 एलिमेंट्स को क्या किया है, पकड़ के नीचे वाली अलग जगह पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर थे, उनको अलग किया गया है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो इसलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं। अब ये कौन कौन से हैं इसको आज मैं याद भी करवाऊंगी तुम लोगों को। देखो इधर, ये आपके लेंथेनोइड्स होते हैं जो आज मैंने करवाना भी आपको, और ये जो नीचे वाली सीरीज है ये होते हैं एक्टिनोइड्स, ठीक है। तो बेसिकली 58 से लेकर 71 तक लेंथेनोइड्स होते हैं, 90 से लेकर 103 आपके एक्टिनोइड्स होते हैं। ये ना जो नंबर है वो फोन नंबर की तरह याद कर लो आपको, ठीक है, वो फोन नंबर की तरह याद कर लो, 58719010 58। ध्यान रखना जो आपका 57 वाला लेंथेनम है और 89 वाला एक्टिनियम है, ये आपके लेंथेनोइड्स नहीं है, ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन इनको इनके साथ पढ़ लिया जाता है ड्यू टू सिमिलर प्रॉपर्टीज। लेकिन ध्यान रखना लेंथेनम एक्टिनियम वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट है। इतना समझ में आया? यस मैम। बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसका बेसिकली तुम्हें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करवाती हूँ, ठीक है। चलिए पहले मैं लिख लेती हूँ, नाम लिख लेती हूँ, इधर देखो। तुम भी लिख लो। हो गए क्या 14? देखना 15 होंगे टोटल है तो। यस मैम हो गए। ठीक है,
अब याद कैसे करोगे इसको? आओ इधर, ला करो ऐसे, ला 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 नाम दे रही हूं, ला चिक्की ने, ला चिक्की, ला चिक्की मतलब चिक्की भी और एक ला नाम का बंदा भी है। ला चिक्की, एक परी ने, ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान, प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो। आई नो कॉम्प्लिकेटेड है, बट 2-3 बार करोगे तो टिप्स पे याद हो जाएगा। क्या बोला मैंने, पहले सुन लो। ला चिक्की परी ने, ठीक है, तीन लोग हैं ये, ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है, प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो। दिस इज द ट्रिक। आपको कोई बढ़िया निमोनिक्स मिलती है तो आप वो कर लो, मेरे को ये याद है तो मैं ये बता रही, ठीक है। ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी और तुम ये भी लौटा रही हो। अब ये है क्या, देखो तुम्हें नाम याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपने आप से एक्सपेक्ट मत करना कि एक दिन में ही नाम याद हो जाएंगे। नाम याद करने में टाइम लगेगा, लेकिन सिंबल याद कर लेना जल्दी से। तो LA क्या है मेरा बेटा, LA है लेंथनम है, LA क्या है, लेंथनम है। CE क्या है तुम्हारा, सीरियम है, सीरियम है, ठीक है, सीरियम है। PR क्या है, प्रसियोडाइमियम है। हो सकता है मैं थोड़ी सी स्पेलिंग गलत लिख दूं, लेकिन ट्राई कर रही हूँ ठीक लिखूं। ND क्या है, नियोडाइमियम है। PM क्या है, प्रोमोथियम है। और सिर्फ यही एक ऐसा एलिमेंट है लैंथेनॉइड्स में जो सिंथेटिक है और रेडियो एक्टिव है, ठीक है। यस मैम। सिंथेटिक मतलब जो नेचुरली अर्थ पे नहीं मिलता, ठीक है। ओके, SM क्या होता है, समेरियम है। ध्यान रखना, नाम फिर बोल रही हूँ, याद करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन सिंबल याद कर लेना इनके, ठीक है। ओके यू मतलब है यूरोपियम। घड़ी GD मतलब है गैडोलिनियम। तुम्हें इसका मतलब है टर्बियम। DY का मतलब है डिस्प्रोसियम। है का मतलब है होल्मियम। और का मतलब है अरबियम। तुम का मतलब है TM, थूलियम, थूलियम। ये भी इसका मतलब है यटरबियम। ध्यान रखना, यट्रियम नहीं है, यटरबियम है। यट्रियम होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। लौटा रही हो, LU, लुटेशियम। तो ये इनके नाम होते हैं। आप लोगों को नाम टाइम के साथ याद हो जाएंगे, लेकिन आपको सिंबल आज ही याद कर लेने हैं, ठीक है। लेंथनम, सीरियम है क्या यहाँ नाम, हाँ यहाँ पे भी है। लेंथनम, सीरियम, प्रसोडाइमम, नियोडाइमियम, प्रोमोथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अरबियम, थूलियम, THU होगा यहाँ पे, थूलियम, यटरबियम और लुटेशियम। ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यू घड़ी तुम्हें दी और तुम ये भी लौटा रही हो। तो ये तुम्हारे लेंथेनोइड्स। एक्टिनोइड्स की मैं बाद में बताऊंगी तुम लोगों को, जब मैं तुम्हें एक्टिनोइड्स पढ़ाऊंगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है मेरा बेटा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। ये देखो, ये सही स्पेलिंग वाले नाम है, तुम यहाँ से एक बार मैच कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो बेसिकली बेटा ये
एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, क्योंकि इनके एफ वाले में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये सारे 4f सीरीज वाले हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में इनका जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो 57 लेंथेनम का है और लेंथेनम का 57 होता है, ये आपका क्या नहीं है, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है मेरा बेटा, तो इसमें जो नोबल गैस भरेगी वो कौन सी भरेगी बेटा, जीनोन भरेगी। तो जीनोन का 54 होता है, आपको 3 और भरने हैं, तो कहाँ जाएगा बताओ भाई, जीनोन 5d1 6s2 में जाएगा। यस मैम। अब एक चीज बहुत अच्छी है यहाँ पे कि हर किसी एलिमेंट में तुम देखो 6s वाला तो पूरी तरह फिल्ड है, तो यानी कि तुम्हें उसकी टेंशन तो नहीं लेनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं सीरियम पे। लेंथेनम की समझ में आ गई। सीरियम, सीरियम का है 58, 58 यानी 58। जीनोन का ऑलरेडी 54 है, हमें 4 और चाहिए। तो क्योंकि ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एफ में आता है, एक 5d में और 6s में 2। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जो एक्सेप्शन है वो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूं। ठीक है, सीरियम का आपको पता होना चाहिए, कहीं आप दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन F2 में डाल दो, नहीं, 4f1 में 5d1 में, ये याद रखना है, रीजन नहीं है रीजन, लेकिन बियॉन्ड योर स्कोप है। फिर उसके बाद प्रोसियोडाइमियम में क्या होता है, वही 4f3 6s2। आगे कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे देखो 4f4 6s2। प्रोमोथियम में 4f5 4f6, यूरोपियम में 4f7। रुक जाओ यहाँ तक, अरे रुक जाओ, मैं बाद में बताती हूँ जो भी डाउट है। 4f7। उसके बाद गैडोलिनियम में देखो 4f8 होने की बजाय क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन 5d1 में चला गया। क्यों? क्योंकि ये 4f7 क्या है, हाफ फिल्ड है, क्योंकि f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यहाँ पे 7 भर रहे हैं, विच इज हाफ फिल्ड। इज दैट क्लियर? यस उसके बाद 4f9 4f10 4f11 12 13 14 कोई दिक्कत नहीं है। लुटेशियम में देखो, अब मैक्सिमम f में तुम 14 भर सकते हो, तो एक कहाँ पे जाएगा बेटा, d में जाएगा। तो ये वाली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये बैठ के 2 बार लिखनी पड़ेगी, हो सकता है 3 बार भी लिखनी पड़े। पहले नाम याद करना, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद अगर मान लो मुझे बोलना हो कि बेटा यूरोपियम +2 की क्या होगा, यूरोपियम +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो +2 का क्या मतलब है, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 6s से निकलेंगे। उसके बाद कहाँ से निकलेगा, डी वाले में से निकलेगा अगर है तो, फिर उसके बाद किस में से निकलेगा, 4f में। तो अगर मैं बोलूं यूरोपियम +2 तो 4f7। अगर मैं बोलूं गैडोलिनियम +3 तो 2s में से, एक d में से, 4f7। बोलो क्या कहते हो। अगर मैं बोलती हूँ क्या बोलते हैं, यटरबियम +2 तो 6s में से चले जाएंगे तो 4f14। अगर मैं बोलती हूँ लुटेशियम +3 तो 4f14। देख रहे हो? यस मैम। अगर मैं बोल रही हूँ लेट्स से सीरियम +4 तो 2 इसमें से गए, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, तो सीरियम +4 हो जाएगा। देखो जी। यस मैम। चलो एक काम करो, मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से एक बार लिख लो, फिर मैं आगे चलूंगी। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से, फिर मैं आगे चलूंगी। एक बार फटाफट लिख लो, पहले खुद लिख लो, नहीं आ रहा तो देख के लिख लो, लेकिन आपको सीखना है। ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है,
और तुम ये भी लौटा रही हो। डन मैम। बहुत बढ़िया। हो गया मैम। पक्का यस याद हो मैम। गया। ऑल राइट, चलिए ये देखो, अब तुम देखो, खुद देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है 2025 में। ये तुम्हें सिर्फ मैंने एक यहाँ पे दिया है, ऐसे ऐसे काफी सारे आए थे जो कि मैं तुम्हें फिर असाइनमेंट में डालू। ठीक है, तो आज एक असाइनमेंट तुम्हें मिलेगा जिसमें क्वेश्चन होंगे तुम्हारे KMNO4 और K2CR2O7 से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब तुम्हारा हो जाएगा लेंथेनोड एक्टिनोड, फिर तुम्हें उसका DPP दूंगी और फिर आराम से इस पूरे हफ्ते टाइम लेके तुम प्रीवियस ईयर लगाओगे। देखो अब ये क्वेश्चन करके देखो कितना आसान है। डन मैम। जिसका हो गया हैंड रेज कर हो गया लो। मैम। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। और बच्चे हैंड रेज कीजिए। सुखजीत, हरमीत, महकदीप, सौम्या, आंचल, आकाश ने किया हुआ है। वेरी गुड, अंशिका ने भी करी। ओके, आंचल आप बताइए बेटा। मैम ऑप्शन 4। वेरी गुड, ऑप्शन 4। वेरी गुड मेरा बेटा। यूरोपियन +2 में 4F7 होगा, यहाँ पे भी 4F7 होगा, इन तीनों में नहीं होगा। ठीक है, सो यस A and B। तो देखो ये वाले क्वेश्चन वही है, मैं फिर बोल रही हूँ, पेपर में आसान सवाल भी आएंगे, आसान सवाल आएंगे, तुम्हें उसको छाटना है, तुम्हें उसको छाटना है 11वीं और 12वीं में। पहले तो 12वीं में से छाटना, 11th में जब क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा तो हम लोग बता देंगे ये टॉपिक कर जाओ बस। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारे ही करने होते हैं, मेहनत से करो, ईमानदारी से करो, लेकिन उतने करो जितने आ रहे हैं। जो तुम्हारा संडे वाला टेस्ट होता है, ऐसा तो नहीं है ना सारे मुश्किल होते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होते होंगे ना, क्योंकि पेपर को भी 3 लेवल में डिवाइड किया जाता है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। तो अगर आपसे मान लो केमिस्ट्री में सिर्फ 7 सवाल ही बन रहे हैं, 8 ही बन रहे हैं, तो बनाओ, लेकिन अपनी मेहनत से बनाओ। अगर आप 8 केमिस्ट्री में बना लेते हो, 7 फिजिक्स में बना लेते हो, 3 आप मैथ्स में बना लेते हो, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो यहाँ पे। फिर फिलहाल के लिए धीरे धीरे बढ़ जाएगा, बट आप इनमें भी चीटिंग मार के करोगे तो गड़बड़बाजी हो जाएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। उसके पास कैटेगरी का एडवांटेज है ना, अगर वो जेई के फाइनल एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बना ले, पता है कितनी परसेंटाइल बन जाएगी उनकी? 90 से 95। तो थोड़ा सा ना इन चीजों को सोचो, सारे क्वेश्चन करने के पीछे मत भागो, जितना आता है उतना करो, बट खुद से करो और अच्छे से करो, ताकि नेगेटिव भी ना हो। याद, मैं देखती हूँ आप लोग बहुत यूज करते हो गूगल और नोट्स। इस बार तो कम की हूँ मैं वैसे। इस बार किसने की चीटिंग, जल्दी बताओ ना, बताओ भाई। एक काम करो, इसको पढ़ना और मुझे बताना कुछ समझ में आ रहा है इसको पढ़ने के बाद। चलो सारे बच्चे पढ़ो एक बार, सारे बच्चे पढ़ो। देखना चाहती हूँ मैं क्या समझ में आई मेरे बच्चे को।
डन मैम। तुम्हें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन याद है, मैंने बताया था? यस मैम। यस मैम। वही है। देखो अगर तुम ध्यान से नजर दौड़ाओ ना, अगर मैं यहाँ पे आयनिक रेडियाई की इनकी बात करूं, आयनिक में भी मैं +3 की लूंगी, तो मैं कल रीजन बताऊंगी +3 की क्यों ले रही हूँ। अभी ये जान लो कि इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है ना। तो लेंथेनम से अगर मैं लुटेशियम तक की बात करूँ ना, तो इनके जो आयनिक रेडियाई में बेसिकली क्या होता है, डिक्रीज तो होते हैं ये, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना, लेफ्ट टू राइट घटेगी, साइज घटेगा, बताया था। साइज घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन जो इनका साइज घट रहा है ना सीरियम से प्रसोडायमम नियोडायमम, वो इतना आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा। मान लो मैं बोल रही हूँ एक का 121 है और एक का 109 है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, कम डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है? वो इसीलिए देखने को मिलेगा क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे 4f वाले ऑर्बिटल में 4f वाले शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, और आपको पता है 4f का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। तो अगर 4f का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, 4f का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, तो उससे होगा क्या? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल बढ़ेगा, तो बेसिकली साइज क्या होगा? श्रिंक होगा, कम होता जाएगा। तो वो इनका इस तरीके से कम होगा कि आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, है ना। जैसे तुम्हें देखने को मिला जिरकोनियम 160, तो आप देख रहे हो ज्यादा कम नहीं हुआ, कितना आसपास सिमिलर सा ही है रेडियाई। देखो ना, याद है मैंने तुम्हें बताया था ये 3D और 4D और 5D सीरीज की सिमिलर रेडियाई होती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसी की वजह से बेटा इनकी, क्योंकि सिमिलर रेडियाई है, इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो होती हैं वो सिमिलर होती है, इनकी रिएक्टिविटी भी सिमिलर होती है। और अगर तुम्हें मान लो इनको सेपरेट आउट करना है, तुम्हारा मन करे, अगर मान लो तुम कहो कि मैम मुझे सीरियम को अलग करना है, प्रोमोथियम को अलग करना है, कोई ऐसा मेथड है? बेटा माइक म्यूट करो। कोई ऐसा तरीका है जिससे मैम हम अलग कर सकते हैं? तो मैं कहूंगी बेटा है ऐसा तरीका, लेकिन अगर, क्योंकि इनका साइज के बेसिस पे कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनकी जो रेडियाई है, मतलब इनके लिए कुछ स्पेशल मेथड है जिससे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, वैसे आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, इनकी रिएक्टिविटी सिमिलर होती है, तो इनको सेपरेट कर पाना थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट होता है। इनको सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक पॉपुलर मेथड है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, विच इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। दैट इज व्हाई आई विल नॉट डिस्कस दैट मेथड। आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड होता है, जिसकी वजह से, मतलब उसकी मेथड की हेल्प की वजह से आप सेपरेट आउट कर सकते हो। वैसे अगर कोई नॉर्मल अगर पूछे, इन जनरल इनकी सेपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको समझ में आया? यस मैम। लेंथेनॉइड Yes, ma'am. आज तुम्हें क्या करना है? आज तुम्हें बहुत अच्छे से ना, पहले तो ये पढ़नी है सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने पढ़ाई अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से। फिर तुम्हें लेंथेनॉइड्स लिख के देखने हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखनी है, ये तुम्हें करना है। और ये देख लेना, सीरियम में ध्यान रखना है, गैडोलिनियम में ध्यान रखना और लुटेशियम में ध्यान रखना, ठीक है मेरा बेटा। और तुम्हें डीपीपी करना है, बाकी ये मैं कल वाली क्लास में बताऊंगी। लेंथेनॉइड्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम कल वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये मेटल्स ही होते हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी मेटल वाली होती है ना। सॉफ्ट होते हैं और क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। तो मैं ये कल की क्लास में जो है डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, कल ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा मेरा बेटा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। पेपर डिस्कस करवा दूंगी पहले, और फिर जो है वो करवाऊंगी। हो सकता है पेपर डिस्कस तो ज्यादा देर मुझे लगेगा नहीं, 1.5 घंटा तो मेरे को नहीं लगता उन 25 क्वेश्चन में लगेगा ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा, है ना मैम। सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। हाँ थ्योरेटिकल है, तो 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, तो हम उस वाली क्लास को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। वी विल डू समथिंग न्यू लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो आज अच्छे से पढ़ो और अपने दिमाग को समझाओ
कि आने वाले दिनों में हमारी ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज थोड़ा सा क्लास में रेगुलर रहो। सेम मैथ्स में भी जो अब हर्षित सर स्टार्ट करवाने जाएंगे, उन्होंने बताया भी था ओरिएंटेशन में, मतलब जो भी आप लोगों का एक सेशन हुआ था कि जो सर करवा रहे हैं मैथ्स में वो सारे चैप्टर आपस में लिंक्ड है। अगर आप सोच रहे हो कि छोड़ देंगे क्लास, तो उन्होंने सीधा बोल दिया था कि मैम आप भी बोल देना अपनी क्लास में, कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको ये क्लासेस ही छोड़नी पड़ जाएंगी फिर। और अगर मान लो किसी का जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, कोई एकदम से बीमार हो जाता है, तो अगली बार जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो रिकॉर्डिंग देख के आना, वरना तुम्हारा मैथ्स का कुछ नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। ठीक है, डरा नहीं रही हूँ, सच बता रही हूँ। तो प्लीज बी रेगुलर इन क्लासेस। और ये नहीं कि तुम 1 घंटा क्लास लगाओगे, फिर 1 घंटे में 1 घंटे वाला